Why we make assumptions in economic theories and models? इकोनॉमिक थ्योरीज और मॉडल्स में हम अक्सर इकोनॉमिक एजम्पशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं कि अगर हम इस चीज़ को इस तरह एज्यूम कर लें तो ऐसा हो, अगर एज्यूम कर लें ये चीज़ इस तरह हो तो फिर ऐसा हो। तो ये एजम्पशंस हम क्यों यूज़ करते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज में और मॉडल्स में? सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एजम्पशंस। एजम्पशन है क्या चीज़? क्या चीज़ है? Assuming something in your mind that is like that, while in reality maybe it is not, maybe it is not like that। क्या मतलब? अपने जहन में कोई एक चीज़ फ़र्ज़ कर लें कि ये चीज़ ऐसी है, जबकि हकीकत में हो सकता है वो चीज़ वैसी हो सकता है ना भी हो। यानी कोई कोई भी चीज़, कोई बात अपने ही ज़हन में खुद ही मान ली या फ़र्ज़ कर ली कि फ़र्ज़ करें अगर ऐसा हो तो ये जो हमने कोई चीज़ अपने ज़हन में ही फ़र्ज़ कर ली, इस फ़र्ज़ करने को हम क्या कहते हैं? एज़्यूम करना। इसको हम क्या कहते हैं? एज़म्पशन। एज़म्पशन करती क्या है? व्हाट इट डज़, एज़म्पशन ये करती है, एज़म्पशंस प्रोवाइड अ वे फॉर इकोनॉमिस्ट टू सिंप्लीफाई इकोनॉमिक प्रोसेसेस एंड मेक देम ईज़ियर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। क्या करती है? एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करती है ताकि इकोनॉमिस्ट्स उनको आसानी से स्टडी कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। कैसे? वो ऐसे कि एन assumption allows an economist to break down a complex process in a very simple, short and easy to understand parts and extract out that part which we are trying to understand, or हम यूं कह लें कि which that economist is trying to understand। क्या मतलब? किस तरह हेल्प आउट करती है कि एजम्पशंस की हेल्प से इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो कम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रोसेस को सिंपल, शॉर्ट और इजी टू अंडरस्टैंड पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं वो पार्ट जो कि उस वक्त उसकी ज़रूरत है, जिसको उस वक्त वो पढ़ रहा है या उस पर रिसर्च कर रहा है या कुछ भी। तो इस तरीके से एजम्पशंस जो हैं वो इकोनॉमिस्ट की हेल्प करती है। पेचीदा है बात, नहीं समझ आई? चलें एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, शायद समझ आ जाए। एग्जाम्पल में हम लॉ ऑफ डिमांड को ले लेते हैं, जो कि क्या कहती है कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट गुड। यानी किसी भी गुड की डिमांड उसकी प्राइस से मुतासिर होती है, इफ़ेक्ट होती है। प्राइस जब चेंज होती है तो उसकी डिमांड भी चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कोई गुड एक्स है, उसकी जब प्राइस 2 से 3 और 3 से 4 पे जाती है तो उसकी डिमांड जो है वो भी 6 से 4 और 4 से फिर 2 यानी चेंज हो रही है, चेंज होती है। गुड एक्स की प्राइस के चेंज होने के साथ उसकी डिमांड भी चेंज हो रही है। और चूंकि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है तो उनकी जो लाइन है वो भी डाउनवर्ड स्लोप लाइन बनेगी, जो कि यहाँ पे हमें शो हो रही है। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि प्राइस ऑफ गुड एक्स 2 से 3 पे चली गई और 2 से 3 से फिर 4 पे चली गई, तो जब उसके इफ़ेक्ट में क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स जो है वो 6 से 4 और 4 से 2 पे नीचे आ गई, यानी उससे मुतासिर हो गई। लेकिन डिमांड ऑफ गुड एक्स क्या सिर्फ उसकी प्राइस से ही मुतासिर होती है? हमें पता है कि ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुतासिर करती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर सब्स्टिट्यूट गुड की, यहाँ पे सॉरी मैं प्राइस नहीं लिखी, मैंने प्राइस का वर्ड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, कि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस के चेंज होने से भी तो उसकी डिमांड चेंज होती है। कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस से भी तो चेंज होती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से भी तो चेंज होती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुतासर करती हैं क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स को। सिर्फ उसकी अपनी प्राइस के चेंज होने से वो चेंज नहीं होती, इन बाकी चीज़ों के चेंज होने से भी वो चेंज होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो जब हमने क्वांटिटी डिमांड जब हमने पढ़ी तो हमने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, उनको निगलेक्ट किया। वो किस तरह? वो हमने जब हम क्वांटिटी डिमांड पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि कीप कीपिंग ऑल अदर थिंग कांस्टेंट,
या कीप ऑल थिंग्स या कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने इन बाकी चीज़ों को कीप ऑल दीज थिंग्स कांस्टेंट, कौन सी, ये वाली ये वाली जो चीज़ें हैं जो कि मुतासिर कर रही हैं गुड एक्स की डिमांड को, यानी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस, कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, इनको हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। और हकीकत में ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि फ़र्ज़ करें अगर सब्स्टिट्यूट गुड की भी प्राइस कांस्टेंट हो, कम्प्लीमेंट्री गुड की भी प्राइस कांस्टेंट हो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो भी कांस्टेंट हो, और बाकी मामलात भी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो, और सिर्फ प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो 2 से 3 और 3 से 4 पे जाए, तो तब क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है। तो हम कहते हैं कि उस केस में अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हों, जो कि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, वैसे नहीं होती, हम फ़र्ज़ कर लें कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हों, तो उस केस में ये प्राइस जब 2 से 3, 3 से 4 पे जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड 6 से 4 और 4 से 2 पे आएंगी। तो ये जो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट अगर हों, तो इस फ़र्ज़ करने को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ एज़म्पशन। ये हमने एज़म्पशन एक इस लॉ में ये एज़म्पशन हमने क्या वर्ड यूज़ करूँ कि डाली है या जो भी है वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड में इस वक्त मेरे जहन में नहीं आता, लेकिन ये एक एज़म्पशन है इस लॉ का, क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड का। तो ये एक एग्जांपल से आपको आई थिंक कि आपको एज़म्पशन की समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हम कांस्टेंट एज्यूम ना करें, ये सब्स्टिट्यूट गुड, कम्प्लीमेंट्री गुड और इनकम कंजर्वेशन को अगर हम कांस्टेंट एज्यूम ना करें, और हम लेट सपोज यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट गुड की एक मिसाल लेता हूँ कि गुड एक्स की प्राइस किसी एक टाइम ड्यूरेशन में 2 से 3 और 3 से 4 पे चली गई, और उसी ही ड्यूरेशन में उसकी एक सब्स्टिट्यूट गुड है, गुड एक्स की कोई सब्स्टिट्यूट गुड है गुड वाई, उसकी प्राइस उसी ही दौरानिए में है, उसी टाइम ड्यूरेशन में 2 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30 पे चली गई, तो उस केस में क्या गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, यानी 2 से 3, 3 से 4 पे जाने की वजह से क्वांटिटी डिमांड 6 से 4 और 4 से 2 पे आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरी तरफ उसकी जो कम्प्लीमेंट्री गुड थी, गुड एक्स की जो सब्स्टिट्यूट गुड थी, गुड वाई, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी तो सिर्फ 1-1 रुपए बढ़ रही है ना, 2 से 3 रुपए पे, 3 से 4 पे चली गई है। उसी दौरानिए में उसकी सब्स्टिट्यूट गुड जो है वाई, उसकी प्राइस 2 से 10 पे चली गई, और 10 से फिर 20 पे चली गई, और 20 से फिर 30 पे चली गई। तो उस केस में चाहे इसकी प्राइस बढ़ भी रही है, तब भी लोग गुड वाई को छोड़ के गुड एक्स की तरफ आ रहे होंगे। गुड एक्स की डिमांड कम होने के बजाय बढ़ रही होगी। लेकिन यहाँ पे रीज़न क्या होगी? इसकी अपनी प्राइस की वजह से ये नहीं बढ़ रही होगी, उसके सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइस बढ़ रही है, उसकी वजह से वो बढ़ रही होगी। और क्योंकि उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट या उसका जो इफेक्ट होगा, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस का इफेक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। इसके अपने प्राइस के चेंज होने के जो इफेक्ट है, उसकी निस्बत सब्स्टिट्यूट गुड का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसके रिजल्ट में ये जो ट्रेंड लाइन है, ये फिर किस तरह बन रहेगा? ये यूँ पॉजिटिव ट्रेंड लाइन बनेगा, यानी प्राइस भी बढ़ रही है गुड एक्स की, लेकिन साथ साथ डिमांड भी, देखिए प्राइस भी बढ़ रही है, साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन क्या ये डिमांड उसकी अपनी प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ रही है? नहीं, ये उसके सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस की वजह से बढ़ रही है। अब इस सिनेरियो में जब हम इसके अपने ही प्राइस के चेंज होने की वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वो तो यहाँ पे तो रिजल्ट ही कुछ उल्टा आ रहा है। हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर ही नहीं पा रहे, इसके अपने प्राइस के चेंज होने की वजह से, की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है। इस मसले को हल करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट हो तब क्या हो। हम कहते हैं अच्छा अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो तब क्या हो, तब फिर ये होगा कि फिर ये लाइन बनेगी, ये जो रेड लाइन है ये लाइन बनेगी। तो ये थी एजम्पशन की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाय।